Okay, students, we are going to start this paper. This is IGCSE paper. As you can see, Specimen Paper 2023. The time for this paper is 1 hour 15 minutes. In the first question, you can see that this is related with kinematics. Figure shows the speed time graph for a vehicle accelerating from rest. Rest means starting velocity is 0, initial velocity is 0. And as you can see, वर्टिकल एक्सिस पे स्पीड शो किया गया है और हॉरिजॉन्टल एक्सिस पे टाइम इन सेकंड शो किया गया है। अब इसमें आपने ये देखना है, कैलकुलेट द एक्सीलरेशन ऑफ द व्हीकल एट t is equal to 30 seconds. Now we are going to find the gradient of this, gradient of speed time graph give the acceleration. As you can see, acceleration क्या होता है, rate of change of velocity over time. अब इसमें जो अगर आप देखें, टाइम दिया है इसने 30 सेकेंड, तो 30 सेकेंड पे अगर हम इसको परपेंडिकुलर 30 सेकेंड आपके पास टाइम कितना आ रहा है, तकरीबन यहाँ पे ये ब्लॉक जो है इसका सेंटर आ रहा है। यहाँ से आपने एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करना है, ये आपने स्केल से रख के ड्रॉ करना है, और दूसरा परपेंडिकुलर यहाँ पे ड्रॉ कर लेना। तो इसके मुताबिक अब वेलोसिटी तकरीबन आपके पास 14 या 14.5 इस तरह की वेलोसिटी ये बन रही है। So first of all, you will draw the perpendicular at 30 second. यहाँ पे ग्राफ को कट करेगा, यहाँ से दूसरा परपेंडिकुलर ड्रॉ किया और ये आपने स्पीड इसकी फाइंड कर ली। अब आपने नेक्स्ट स्टेप में क्या करना होगा, यहाँ पे आपने इसको कैलकुलेट करना है। एक्सीलरेशन इज इक्वल टू चेंज इन वेलोसिटी ओवर टाइम। चेंज इन वेलोसिटी जो आपने फाइंड आउट करी दैट इज 14.5 ओवर टाइम इज 30। तो ये अबाउट आपके पास 0.46 या 7 कुछ इस तरह से आ जाएगा मीटर पर सेकंड। तो ग्राफ से आपने स्पीड टाइम ग्राफ से इस तरह से एक्सीलरेशन फाइंड करना होगा अगर कोई इस तरह का क्वेश्चन आता है। देन इन द नेक्स्ट स्टेप, नेक्स्ट पार्ट, विदाउट फर्दर कैलकुलेशन। जी बच्चे कुछ पूछ रहे हैं? यस सर, इसमें हम लोग लाइक ग्रेडियंट का फॉर्मूला यूज कर सकते हैं? हाँ, ग्रेडियंट भी कर सकते हैं बिल्कुल, लेकिन क्योंकि आपको यहाँ पे टाइम गिवन है, एज टाइम आपको गिवन है, तो फिर आप उसको ग्रेडियंट का फार्मूला आप जो मैथ्स में यूज करते हैं उसको भी बना सकते हैं। y2 - y1 2 पॉइंट्स लेके x2 - x1 इस तरह से भी कर सकते हैं। ठीक है, यस ओके। तो उसमें आपके पास एक पॉइंट टाइम के लिए हो जाएगा और एक पॉइंट यहाँ से आप ले लेंगे। ओके, ये पार्ट देखें। विदाउट फर्दर कैलकुलेशन स्टेट हाउ द एक्सीलरेशन एट t is equal to 100 seconds compares to the acceleration at t 10 seconds. Using ideas about forces, explain why any change in acceleration has occurred. अच्छा बच्चे, अब देखिए ये जो स्ट्रक्चर क्वेश्चन है ना, ये स्टेटमेंट्स आपने जरा पढ़नी होगी और उसको इम्पोर्टेंट पॉइंट्स को, जैसे मैंने आपको पहले बताया है कि अंडरलाइन करते जाएं ताकि उससे कॉन्सेप्ट आपका बन जाए। आपने पहले स्टेटमेंट समझनी है, फिर क्वेश्चन का आंसर आपको खुद ब खुद क्लिक हो जाएगा। अब देखिए इसमें से क्या क्या है, विदाउट फर्दर कैलकुलेशन, मतलब अब आपको कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, स्टेट, ये मैंने कैम्ब्रिज में बताया था, कैम्ब्रिज की कीवर्ड्स होती हैं स्टेट, कैलकुलेट, डिस्क्राइब, तो उसके मुताबिक आपने आंसर करना होता है।
अब यहाँ पे आपने रीजन देती हैं, कोई कैलकुलेशन नहीं करनी, फार्मूला नहीं लगाना। स्टेट हाउ द एक्सलेशन एट t is equal to 100 सेकेंड एंड एट t is equal to 110 सेकेंड यूजिंग आइडियाज। यहाँ पे अब उसने खुद क्लू दे दिया, यूजिंग आइडियाज अबाउट फोर्सेस, कि फोर्सेस की वजह से ये ग्राफ पे अगर हम देखें 100 सेकेंड पे जो एक्सीलरेशन आ रहा है और 10 सेकेंड वो कहाँ पे आ जाएगा, वो तकरीबन इसके हाफ पे आ जाएगा, ये आ जाएगा तकरीबन। वो कहते हैं कि यहाँ पे इसको अगर हम कहते हैं पॉइंट ए और इसको हम कह देते हैं पॉइंट बी, तो वो कहते हैं कि आप बताएं कि ए और बी पे एक्सीलरेशन में क्या फर्क आ रहा है अंडर द एक्शन ऑफ फोर्सेस। फोर्सेस की वजह से एक्सीलरेशन में क्या चेंज आ रही है, ये आपने बताना है। अगर आप ए पे देखें, मैंने आपको कहा था कि आपने ग्राफ देखना है, अगर टूवर्ड्स वाई एक्सिस करीब है तो इसका मतलब एक्सीलरेशन हो रहा होगा, एक्सीलरेशन ज्यादा है, इंक्रीजिंग है। और अगर ये देखें ग्राफ जो है अवे फ्रॉम द वाई एक्सिस जा रहा है, तो यहाँ पे क्या होगा, एक्सीलरेशन डिक्रीज हो रहा है। और ये एक्सीलरेशन इंक्रीज और डिक्रीज क्यों हो रहा है, कि यहाँ पे आप कहेंगे, इसको आप ऐसे लिखेंगे, एट t is equal to 0 acceleration is increasing due to less air friction या air resistance। but at t is equal to, ये 10 सेकेंड का था और ये 100 सेकेंड, acceleration is decreasing due to increase in air resistance। सर यहाँ पर हम लोग फ्रिक्शन का हम कर सकते हैं? जी बिल्कुल, एयर फ्रिक्शन कहते हैं, एयर रेजिस्टेंस कहते हैं, या ड्रैग फोर्स कहते हैं, अपोजिट फोर्स। ठीक है, ओके। अब देखिए नेक्स्ट पार्ट में आती है हम, determine the distance traveled by the vehicle between t is equal to 120 second and t is equal to 160 second। अब हमने डिस्टेंस फाइंड करना है बाय दिस ग्राफ। स्पीड टाइम ग्राफ का डिस्टेंस हम कैसे निकालते थे, एरिया अंडर द ग्राफ। और अब टाइम इसको अगर हम ग्राफ देखते हैं 122 this one 122 160, तो इसके नीचे जो एरिया आ रहा है वो बेसिकली ये ग्राफ आ रहा है। और इस पूरे ग्राफ में अगर मैं इसको इस तरह से ले लूं, ये ट्राइंगल ले लिया, एरिया ऑफ ट्राइंगल, और दूसरा हम ले लेते हैं एरिया ऑफ रेक्टेंगल। रेक्टेंगल हमने ये ले लिया। अब इसके दो मेथड मैंने आपको बताए थे, एक तो ये है कि आप स्प्लिट कर लें, ये एक रेक्टेंगल बन जाएगा यहाँ से यहाँ तक, और एक ये ट्राइंगल बन जाएगा। इन दोनों का अलग अलग एरिया निकाल लें और फिर आप फाइंड आउट कर लें, या फिर इसमें एरिया ऑफ ट्रेपेजियम का फार्मूला लगा दें। एरिया ऑफ ट्रेपेजियम किस तरह से बनेगा, उसमें ये दो पैरेलल साइड्स हो जाएंगी, दिस वन एंड दिस वन,
और हाइट इसकी ये हो जाएगी यहाँ से लेकर यहाँ तक, या यहाँ से ले लें हाइट। तो हम एरिया ऑफ ट्रेपेजियम निकालते हैं। अब इसकी साइड देखें जरा। ट्रेपेजियम ट्रायंगुलर रेक्टेंगुलर के अलावा कोई और शेप आ सकती है? जी बिल्कुल, स्क्वायर की शेप भी आ सकती है, पैरेललोग्राम भी बन सकता है, और बाल का कर्व शेप होगी। अभी तो आपके लेवल पे जो है ओ लेवल IGCSE पे हम सिंपल ट्रायंगल और रेक्टेंगल ही लेते हैं या ट्रेपेजियम लेते हैं, लेकिन जब आप लग रहे ए लेवल में आएंगे तो AS A2 में जो है ना वो फिर हम कर्व शेप भी यूज करते हैं। सर अगर ग्राफ जो है वो ट्रेपेजियम का है और इसके अंदर लेकिन स्ट्रेट लाइन नहीं है, कर्व्ड है, तो हम लोग फिर उसका सम ऑफ पैरेलल लाइंस कहाँ से लेंगे, किस पॉइंट से लेंगे? उसमें फिर हम एग्जैक्ट नहीं बनाएंगे, उसमें अप्रोक्सीमेट ट्रायंगल बनाएंगे। सर अगर इसी डायग्राम के ऊपर हमें ट्रेपेजियम को फाइंड करना हो, लाइक जो एंड पे ऑपोजिट डायरेक्शन में जा रही है जो डिसेलेरेशन, उसके अलावा लाइक अगर स्ट्रेट लाइन होती है तो फिर उसको लेंगे हम लोग पैरेलल ए और वो बी जो भी। जी बिल्कुल इस तरह से लेंगे। इसमें देखिए हम क्या कर रही हैं, पैरेलल साइड एक ये आ जाएगी, एक ये पैरेलल साइड आ गई। ये देखिए यहाँ से यहाँ तक ये कितनी बन जाएगी हमारे पास 30, और दूसरी पैरेलल साइड कितनी आ गई 20, और उसकी हाइट कितनी बन जाएगी 160 माइनस 120 40। ठीक है, ये चीज समझ आ गई सबको? ओके, अब देखिए हम इस पे एरिया ऑफ ट्रेपेजियम का फार्मूला लगाते हैं 1/2 इंटू हाइट। हाइट कितनी है हमारे पास 40, इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड 30 प्लस 20। इस सारे को सॉल्व करेंगे तो ये सॉल्व करने के बाद अबाउट आंसर बन जाना चाहिए इसका 1000 मीटर अप्रोक्सीमेटली। ठीक है बेटा, इस तरह से आपने एरिया डिस्टेंस कवर्ड बाय द बॉडी फ्रॉम द ग्राफ इस तरह से निकालना होगा। सर जी सर रेडिएशन के किस तरह के क्वेश्चंस आ सकते हैं? बच्चे, रेडिएशन के क्वेश्चन जो है जैसे ब्लैक और वाइट या सिल्वर ऑब्जेक्ट रखे होंगे, उनके बीच में कोई ऑब्जेक्ट रख दिया जाएगा और कहा जाएगा कि जी अब बताएं कौन सा ऑब्जेक्ट जो है ज़्यादा हीट एब्जॉर्ब कर रहा है या कम हीट एब्जॉर्ब कर रहा है। तो हमने ये पढ़ा था कि ब्लैक एंड डल सरफेसेस आर सपोज टू बी गुड एब्जॉर्बर एंड गुड रेडिएटर ऑफ इंफ्रारेड रेडिएशन। ठीक है, सर डल का तो डल और शाइनी आर नॉट गुड एब्जॉर्बर्स। देखिए ब्लैक एंड डल सरफेस, ब्लैक एंड डल सरफेस का मतलब कि जो भी डार्क सरफेसेस आपके पास आ जाएंगी ना, जिसका क्लियर वो नहीं है, ब्राइट कलर नहीं है, जो ओके दो तरह की सरफेसेस होंगी, ब्लैक और डल एंड वाइट एंड शाइनी। ठीक है, जी बेटा समझ आ गया? जी सर। हानिया आगे चलें। जी सर। ओके, अब देखिए सेकंड क्वेश्चन हमारे पास आ रहा है, कंप्लीट द डेफिनेशन बाय गिविंग द नेम ऑफ ईच क्वांटिटी। यू नो सेकंड लॉ ऑफ मोशन हमने क्या पढ़ा था, रिजल्टेंट फोर्स इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ मास एंड एक्सीलरेशन। तो यहाँ पे आप ये दो तरह से लिख सकते हैं, या तो पूरा लिख दें रिजल्टेंट फोर्स, या सिर्फ फोर्स भी लिख सकते हैं। दूसरा फार्मूला फोर्स इनटू टाइम, तो ये बताएगा ये कौन सा फार्मूला था? इम्पल्स। इम्पल्स, वेरी गुड। एक और भी नाम देते थे इसको, चेंज इन मोमेंटम। चेंज इन मोमेंटम। वेरी नाइस, वेरी नाइस, आप लोग तो लाइक हो गए बच्चों। तो यहाँ पे आप लिखते हैं इम्पल्स। ओके,
Then Yes, sir. अब आगे देखें, figure shows a man using a golf club to hit a ball. The ball has a mass. अब फिर हम अंडरलाइन करेंगे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को. The ball has a mass 0.046 kg. The golf club in contact with the ball for a duration of this. This is the time. ये आपके पास टाइम आ गया, ये आपके पास मैस आ गई. And the ball leaves the golf club at a speed of this. तो ये स्पीड आ गई v. अब सबसे पहले आपने क्या फाइंड करना है? कैलकुलेट द मोमेंटम ऑफ द बॉल एज इट लीव्स द golf club. तो यू नो मोमेंटम किसके बराबर होता है? प्रोडक्ट ऑफ मैस इनटू वेलोसिटी. तो अब यहाँ पे इसकी वैल्यूज पुट कर दें. इनके यूनिट्स चेंज करने की जरूरत नहीं, बिकॉज दे आर ऑलरेडी इन SI यूनिट. इसको सॉल्व करेंगे तो आपके पास मोमेंटम आ जाएगा. कंप्लीट इसको लिखना है और उसके साथ इसके यूनिट भी लिखने हैं. यू नो अबाउट मोमेंटम के यूनिट क्या होंगे? कोई बताएगा मुझे? किलोग्राम मीटर पर सेकेंड. इसके बाद सेकंड पार्ट में कहते हैं कैलकुलेट द एवरेज रिजल्टेंट फोर्स acting on the ball while it is in contact with the golf club. अब हमने ये फोर्स का भी फार्मूला पढ़ा था जो इम्पल्स का था. चेंज इन मोमेंटम ओवर P divided by जी, P डिवाइडेड बाई T. अब ये जो ऊपर मोमेंटम आपने निकाला था इसको जरा कैलकुलेट करें. कैलकुलेटर से क्या आ रहा है आपके पास? जी, क्या आंसर है इसका? फॉर्मूला लिखा है F is equals to change in momentum over time. नहीं, इसको मल्टीप्लाई करें ना. 0.046 मल्टीप्लाइड बाई 65. 2.99. 2.99. 2.99. 2.9. Yes. ओके. तो अब यहाँ पे ये लिख दें 2.99 डिवाइडेड बाई टाइम. आपके पास ये ऊपर गिवन है स्टेटमेंट में, दिस वन. इस टाइम से इसे डिवाइड करें तो आपके पास फोर्स आ जाएगी 5×10⁻⁻⁴. जी, फोर्स की कितनी वैल्यू आ जाएगी? जी बेटा, कैलकुलेटर का इस्तेमाल सही तरीके से करना है, कोई मिस्टेक नहीं होनी चाहिए कल के पेपर में. $5,980. 5,980. 5 आगे बोले 0 9. 0 9 5980. 5980. 5980. फाइव नाइन एट जीरो. एवरेज फोर्स का यूनिट आ गया न्यूटन. ओके. इसके बाद हम आते हैं थर्ड पार्ट में. पूछे हुए व्हाइल द golf club is in contact with the ball becomes compressed and changes shape. State the type of energy stored in the ball during its contact with the golf club. ये कौन सी एनर्जी होगी? Elastic potential. इलास्टिक एनर्जी. वेरी गुड. This would be elastic energy because any elastic object or compressed object like spring or rubber ball, this will have elastic energy, or this is also named as strain energy. Okay. In the third question, figure shows the solar cells that use radiation from the sun to generate electrical power. State the name of
प्रोसेस एनर्जी इन द सन, सन पे कौन सा न्यूक्लियर प्रोसेस हो रहा है? फ्यूजन। जी, न्यूक्लियर फ्यूजन। हमने पढ़ा था देयर आर टू टाइप्स ऑफ न्यूक्लियर रिएक्शन, वन इज फिशन, वन इज फ्यूजन। अब आगे इसने बताना है डिस्क्राइब व्हाट हैपेंस इन दिस प्रोसेस। इसमें क्या होता है? स्मॉलर न्यूक्लियाई smaller nuclei combine to form a larger nuclei. The smaller nuclei is the plural word for nucleus. Smaller nuclei इसमें एग्जांपल भी कर लें, जैसे हाइड्रोजन आपने केमिस्ट्री में पढ़ा है, हाइड्रोजन 1,1 and hydrogen 1,2. Protium and deuterium, these combine to form a helium nucleus 2,3. Helium is supposed to be larger nuclei as compared to hydrogen. Plus इसमें एनर्जी सर प्रोड्यूस मुझे ये एग्जांपल नहीं समझ आई। स्मॉल न्यूक्लियस में हम हाइड्रोजन के 2 एटम्स ले रहे हैं, क्योंकि हाइड्रोजन के एटॉमिक नंबर 1 होता है। तो जब 2 हाइड्रोजन एटम्स कंबाइन, आइसोटोप्स कंबाइन होती हैं, तो वो हैवी न्यूक्लियस बनाता है जिसको एटॉमिक नंबर 2 होता है, और उसको हम बोलते हैं हीलियम। ठीक है। ठीक है, अच्छा इसके बाद आगे apart from solar cell there are other energy resources used on earth for which the radiation from the sun is main source. अच्छा, state the name of one of these energy resources and explain whether it is renewable. इसमें हम ले लेते हैं wind energy. You know, wind जो है ज्यादा ब्लो करती है जब ब्राइट लाइट होती है, और इसी तरह से उसकी मूवमेंट जो है वो डिपेंड करती है सनलाइट पे। और एक्सप्लेनेशन में हम दे देते हैं इट इज रीन्यूएबल। सर इसमें हीट एनर्जी आ सकती है? जी बेटा थोड़ा जोर से बोलेंगे, क्या कह रहे हैं? इसमें हीट एनर्जी आ सकती है? नहीं, हीट इज अ प्रोसेस, हीट इज नॉट द एनर्जी बेसिकली। यहाँ पे जो विंड एनर्जी है, विंड के पास जो एनर्जी है, जो किसी बॉडी के साथ हिट करेगी और उसमें मूवमेंट प्रोड्यूस करेगी, काइनेटिक एनर्जी प्रोड्यूस करेगी, वो हम देखेंगे उसमें। फॉसिल फ्यूल्स भी है, लेकिन उसकी कई ऐसे फॉसिल फ्यूल जैसे न्यूक्लियर है, ऑयल है, और इस तरह से गैसेस हैं, दीज आर सपोज्ड टू बी नॉन रिन्यूएबल। ये भी सनलाइट पे, आपने अर्थ के ऊपर जो एनर्जी रिसोर्सेज हैं जो कि सनलाइट पे डिपेंड करने हैं, उनमें से किसी एक का नाम बता देना। क्वेश्चन समझ आ रहा है ना आपको? जी सर। ओके, इसके बाद आगे देखें, स्टेट 2 advantages and 2 disadvantages of using solar cells to generate electrical power. पहले हम इसके एडवांटेजेस देख लेते हैं। नो कार्बन डाइऑक्साइड। बिल्कुल, टॉक्सिक गैसेस नहीं होती इसमें, इट इज अ क्वाइट प्रोसेस, मतलब इसमें कोई शोर नहीं हो रहा होता। और इसके बाद आप ये भी कह सकते हैं कि नॉन पोलेटिव, सर इट इज रीन्यूएबल। रिन्यूएबल भी कह सकते हैं क्योंकि सनलाइट पे डिपेंड करती है। इट इज चीपर। इट इज Yes, कुछ like जो nuclear It is fuel cheaper के than new coal and nuclear natural gas power plants. लेस पावर, इसमें जो गैसेस हैं वो नहीं इसमें इवॉल्व होंगी। सर हम लोग बता सकते हैं कि एनवायरमेंटली फ्रेंडली होता है? एनवायरमेंटल फ्रेंडली, बिल्कुल, ये तो पहला इसका एडवांटेज लिखेंगे। सर कोई दो अगर आप हम ले लोग like cheaper point को ऐसे करके लिखते हैं कि they are usually cheaper than compared to the coal and all the nuclear ones. जी बिल्कुल, उसको भी चीपर भी कह सकते हैं।
और अब इसी तरह से डिसएडवांटेजेस देख लें। डिसएडवांटेजेस में क्या होगा? सर वो कोल्ड फ्यूजन काम कर सकते हैं जहाँ पे सनलाइट नहीं होता। एग्जैक्टली मतलब कि सिर्फ जी एक ही लिखा हुआ था डिसएडवांटेज। क्या कह रही हैं? आपके नोट्स में एक ही डिसएडवांटेज लिखा हुआ था सिर्फ। बेटा जी आप कुछ और भी तो पढ़ लेके रहे, नोट्स के अलावा भी तो मैं आपको एक्स्ट्रा चीजें बताता हूँ, उनको भी नोट काउंट करेंगे। इसके डिसएडवांटेजेस में ये लिख सकते हैं, इट टेक मोर स्पेस, इट कवर मोर लैंड, और रिमेटनेस है। रिमेटनेस आप कह सकते हैं कि जब सनलाइट होगी जब ही ये वर्क करेगा, सनलाइट नहीं होगी, जैसे क्लाउडी हो जाएगा, नाइट टाइम हो जाएगा, उस टाइम पे ये वर्क नहीं करेगा। इट विल नॉट अवेलेबल ऑल द टाइम, ये आप लिख दें। रिलायबिलिटी नहीं है। रिलायबिलिटी, वेरी गुड वेरी गुड, बहुत अच्छे अच्छे आंसर आ रहे हैं भाई, एक साल में तो आप लोग साइंटिस्ट बन गए जी। नेक्स्ट इज figure shows a balloon filled with helium that is used to lift measuring instruments to a great height above the Earth's surface. Using ideas about momentum, explain how the atoms of helium produce a force on the wall of the balloon. अब इसमें आपने इसी तरह से कहते हैं कि atoms will collide with each other. देखें, atoms collide करेंगे, उससे क्या होगा? मोमेंटम चेंज होगा, और जब मोमेंटम चेंज होगा तो फिर उससे उनकी नंबर ऑफ कोलिजन। देखिए, यूजिंग आइडिया अबाउट मोमेंटम, एक्सप्लेन हाउ द एटम्स ऑफ द हीलियम प्रोड्यूस अ फोर्स। कि जब मोमेंटम चेंज होगा, दिस विल प्रोड्यूस फोर्स ऑन walls of balloon। ठीक है, इस तरह से आपने एक्सप्लेन करना है इसको। फिर उसके बाद हम देखते हैं इसको, नेक्स्ट इज at ground level the pressure of the helium in balloon is this is taken as P1 initial pressure, the volume of the is this V1 initial volume, the balloon is released and it rises quickly through the atmosphere, the volume of the helium increases, the temperature of the helium remains constant। अब ये टेम्परेचर रिमेन्स कांस्टेंट हो गया तो इसका मतलब है ये कौन सा लॉ आ जाएगा? बॉयल्स लॉ। बॉयल्स लॉ, वेरी गुड। तो यहाँ पे फिर हम आगे चल के जो फार्मूला लगाएंगे उसमें P1 V1 इज इक्वल टू P2 V2 का फार्मूला लगेगा। लेकिन उससे पहले हम दे रहे हैं आंसर इसका, एक्सप्लेन व्हाई द प्रेशर इन द बैलून डिक्रीजेस एज द बैलून राइजेस, you should refer to helium atoms in your answer। अब हमने इसने कहा कि बैलून जितना ऊपर जाएगा उसके अंदर प्रेशर जो है वो कम होता जाएगा। उसकी रीजन क्या है? उसकी रीजन ये है कि जितना ज्यादा ऊपर जाएगा वहां पे एयर का प्रेशर कम होगा, और जब एयर का प्रेशर कम होगा तो मॉलिक्यूल्स की जो कोलिजन है वो कम हो जाएगी। नंबर ऑफ कोलिजन जब कम होने की तो प्रेशर ऑफ द गैस विल रिड्यूस। सर इन्होंने क्वेश्चन के अंदर मेंशन किया है कि वॉल्यूम ऑफ द हीलियम इंक्रीजेस, तो हम इसको भी तो रिलेट कर सकते हैं ना कि अगर वॉल्यूम इंक्रीज करेगा तो प्रेशर डिक्रीज करेगा। एग्जैक्टली वो भी आंसर आप कर सकते हैं, बिकॉज हमने यहाँ पे कहा था कि प्रेशर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम, कि वॉल्यूम अगर इंक्रीज हुआ है तो प्रेशर डिक्रीज हो जाएगा, उससे भी रिलेट कर दिया। अब आ जाइए नेक्स्ट, कैलकुलेट द प्रेशर ऑफ द हीलियम व्हेन द वॉल्यूम। अब ये V2 वॉल्यूम आ गया और आपने फाइंड करना है P2। Now you will use formula P1 V1 is equal to P2